हेलो स्टूडेंट। अब हम जो है स्प्रिंग को उसके कनेक्शन के हिसाब से अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्प्रिंग किस किस तरह से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्प्रिंग सीरीज में हो सकता है। तो जब सीरीज में स्प्रिंग होता है तो वहाँ पे जो जो डिफ्लेक्शन होगा, नेट डिफ्लेक्शन, वो नेट डिफ्लेक्शन होगा। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं तो टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन होगा आपका पहले स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन और डेल्टा टू होगा दूसरे स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन। तो दोनों डिफ्लेक्शन को ऐड करते हैं टोटल डिफ्लेक्शन होगा। अब ये टोटल डिफ्लेक्शन हम देखते हैं स्टिफनेस के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो टोटल डिफ्लेक्शन जो हम स्टिफनेस के फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो है ये हमारा एक सीरीज में दो स्प्रिंग को हमने ऐड कर रखा है और डब्ल्यू हमने लोड यहाँ पर अप्लाई किया है। और जो है पहले सीरीज का पहला जो स्प्रिंग है उसका जो स्टिफनेस है K1 और दूसरे स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो K2 है। तो हम देखेंगे टोटल डिफ्लेक्शन। तो टोटल डिफ्लेक्शन को हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू लोड अपॉन स्टिफनेस। तो लोड अपॉन स्टिफनेस इज इक्वल टू WK1 प्लस WK2। W/K1 प्लस W/K2। W दोनों के लिए सेम है और K1 और K2 दोनों के लिए अलग अलग। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1/K1 इज इक्वल टू 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये जब स्प्रिंग सीरीज में लगा रहता है तो वहाँ पे स्टिफनेस की वैल्यू जो होती है 1/K1 की वैल्यू होती है 1/K1 प्लस 1/K2, जहाँ K1 और K2 दोनों अलग अलग स्प्रिंग के अलग अलग स्टिफनेस है। अब अगर सीरीज में कोई स्प्रिंग रहता है तो अब कोई स्प्रिंग अगर पैरेलल होता है तब देखते हैं। तो पैरेलल के लिए जो है यहाँ पे अगर पैरेलल होगा तो ये आपका फिगर है। दो स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस अलग अलग है K1 और K2 और W1 यहाँ पे है और W2 यहाँ पे है। तो टोटल जो इसकी इंटेंसिटी रिजल्टेंट होगा वो W होगा। तो इसके दोनों जब जब दोनों पैरेलल लगे हैं तो एक्सटेंशन जो भी होगा इसके स्प्रिंग में वो सेम होगा। तो एक्सटेंशन सेम होने का मतलब है कि डिफ्लेक्शन जो है सेम होगा। तो टोटल अब जो टोटल लोड होगा वो शेयर ऐसे होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू K इंटू डिफ्लेक्शन। तो K इंटू डिफ्लेक्शन मतलब स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्प्रिंग प्लस स्टिफनेस ऑफ सेकेंड स्प्रिंग इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्प्रिंग। तो टोटल K इज इक्वल टू होता है यहाँ से K1 प्लस K2। ये दो चीजें हैं। अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा 8.34। Two closed coiled concentric helical spring of same length are wound out of the same wire, circular in cross section and supports a compressive load P. The inner spring consists of 20 turns of mean diameter 16 cm and the entire spring has 18 turns of mean diameter 20 cm. Calculate the maximum stress produced in each spring if diameter of the wire 1 cm and P जो लोड गिवन है वो है 1000 न्यूटन। तो सबसे पहले टोटल सपोर्टेड लोड देखते हैं। तो टोटल सपोर्टेड लोड आपका जो गिवन है वो है 1000 न्यूटन। अब दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग को एक स्प्रिंग अंदर है और उसी में सीरीज में लगा है। तो ये जैसा कि हम यहाँ पे भी एक फिगर देखे थे, ये अलग अलग था। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्प्रिंग है, इसके जस्ट ऊपर एक स्प्रिंग और बना दिया है। इसके बाहर एक स्प्रिंग इसके अंदर है जो ब्लैक कलर में है और एक स्प्रिंग हमने बाहर इसके लगा दिया, दो स्प्रिंग। तो दोनों स्प्रिंग का अलग अलग यहाँ पे हमें दिया है। तो फॉर इनर स्प्रिंग और आउटर स्प्रिंग अब हम इसको देखेंगे। तो जो है
इनर स्प्रिंग नंबर ऑफ टर्न जो है हमारे पास यहाँ पे देखें, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है दोनों के बराबर, 20 और 20 टर्न दोनों बराबर है। मीन डायामीटर जो है वो इंटरनल का है 16 सेंटीमीटर मतलब 160 mm, और आउटर का है 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm। रेडियस, मीन रेडियस जो क्वाइल के हैं, तो इंटरनल क्वाइल का डायामीटर है, इंटरनल कॉइल में लगे हुए रॉड का जो डायमीटर है वो 80 mm है, और यहाँ पर जो था हमारा ये है 100 मीटर। अब वायर का जो डायमीटर, ये तो कॉइल का डायमीटर था, वायर का जो डायमीटर है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर इंटरनल, जो कॉइल लगे हैं उसके रॉड का डायमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। आउटर जो कॉइल है उसके वायर का डायमीटर हमारा दिया है, वो भी है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm। ठीक, ये हमारा है 10 mm, ये हमारा mm में होगा, mm 10 mm। ठीक, अब जो है हम आते हैं डायामीटर ऑफ द वायर D1 और D2 पता लग गया। अब आपको निकालना है स्ट्रेसेस दोनों में, शियर स्ट्रेसेस, टाउ आई मतलब इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्प्रिंग का स्ट्रेस, और एक्सटर्नल आउटर स्प्रिंग का, दोनों का शियर स्ट्रेस निकालना है। तो आपको पता है कि ये जो दोनों स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम होगा दोनों का। तो जो डिफ्लेक्शन होगा इसका, वो इंटरनल डिफ्लेक्शन जो भी होगा वही एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन या इनर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आउटर डिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होगा दोनों स्प्रिंग में। तो ये फार्मूला आपका है स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। अब जो है मटेरियल, वो जो दो वायर के लगे हैं वो मटेरियल भी दोनों के सेम है, तो अगर ऐसा है तो जो शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो भी सेम होगा, मतलब कि सी नॉट इज इक्वल टू सी आई, शियर मॉडुलस ऑफ आउटर या आउटर स्प्रिंग इज इक्वल टू शियर मॉडुलस ऑफ इनर स्प्रिंग, और ये भी है डी नॉट इज इक्वल टू डी आई। तो यहाँ से जो है जब इसमें आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा W इंटू आई, क्योंकि C से C कैंसिल हो गया और D से D कैंसिल हो गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी, तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन निकल के आया। और इस इक्वेशन में हमें पता ये लग गया W इनर एंड W आउटर के बीच का एक रिलेशन पता लग गया। अब टोटल लोड फॉर कंसंट्रेटेड स्प्रिंग, तो टोटल लोड हमारा W इज इक्वल टू होता है W आउटर प्लस W इनर, अगर स्प्रिंग सीरीज में लगा है तो उस हिसाब से यहाँ पे हम W जो भी इनर था, W इनर था उसको W आउटर के टर्म में लिख दिया 1.758 W आउटर, तो टोटल W आउटर हो गया 2.758 W आउटर, और ये टोटल 1000 ये गिवन है, तो 1000, तो W आउटर यहाँ से हमें पता चल गया कि 362.6 न्यूटन हो गया, तो W इनर उस हिसाब से हो जाएगा 1.75, तो 1.75 टाइम्स ऑफ W आउटर, तो यहाँ से आ गया 637.5 न्यूटन। तो ये दोनों हमें लोड पता चल गया। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, पहले आउटर स्प्रिंग का निकालें, तो आउटर स्प्रिंग या स्प्रिंग का शियर स्ट्रेस होता है 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब, तो यहाँ W हमने निकाल ही लिया, तो आउटर स्प्रिंग का W है हमारा 362.6 न्यूटन, तो ये हमने यहाँ रख दिया, और रेडियस जो था 100, और पाई डी क्यूब मतलब पाई इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आ गया शियर स्ट्रेस ऑफ आउटर स्प्रिंग। अब इनर स्प्रिंग का निकालने के लिए हमें जो है W इनर रखना पड़ेगा, जो कि हमने रख दिया, और रेडियस जो है उसका कॉइल का वो इनर वाला रखना होगा जो 80 mm था, और डायामीटर इसका सेम था कॉइल उसका वायर का, वो हो गया 10, तो 10 mm उसको रख दिया हमने, तो ये हमारा इनर
पता चल गया। ये था इसका न्यूमेरिकल। अब हमारा जो अगला स्प्रिंग है वो है लेमिनेटेड स्प्रिंग। अभी आपने हेलिकल स्प्रिंग पढ़ा, अब लेमिनेटेड स्प्रिंग पढ़ते हैं। तो लेमिनेटेड स्प्रिंग को ही लीफ स्प्रिंग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीफ से ये बना होता है, बहुत सारे लीफ्स से ये बना होता है, इसलिए ये लीफ स्प्रिंग कहलाता है। इसको लीफ स्प्रिंग या लेमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं, या इसको कैरिज स्प्रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जितने भी इसमें लीफ्स लगे होते हैं, वो लीफ अलग अलग लेयर से बने होते हैं, अलग अलग लेयर जो होता है वो कैरी करता है डब्लू लोड को, इसलिए इसको कैरिज स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो लीफ स्प्रिंग इज द कैरिज स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ओवरलैपिंग लेयर्स। ये ओवरलैपिंग लेयर्स है, जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। इस फिगर में 4 लेयर से ये बना हुआ ओवरलैपिंग लेयर, ईच लेयर हैविंग सेम विड्थ एंड थिकनेस डिफरेंट लेंथ। तो ईच लेयर हैज सेम विड्थ, विड्थ इसके सेम होते हैं, जो विड्थ पीछे का पार्ट होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है, वो विड्थ इसका सेम रहता है, और थिकनेस भी सबकी सेम होती है, टी जो थिकनेस होगी इसकी, लेकिन अलग अलग लेंथ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर वाला कि सबसे जो बड़ा लेंथ है, सबसे नीचे वाला सबसे छोटा लेंथ का। ऑल प्लेट आर इनिशियली बेंट अप इन द सेम रेडियस ऑफ आर्क एंड फ्री टू स्लाइड वन ओवर द अदर। ये सारे के सारे जो होते हैं बेंट होते हैं सेम रेडियस ऑफ आर्क पे, मतलब कि ये जो रेडियस ऑफ आर्क होगा, कहीं सेंटर से होगा सी से, ये सबका जो है बराबर है सारे लेयर्स के, और जो है एक दूसरे पे ये स्लाइड कर सकते हैं, जितने भी ये लगे हैं आपस में स्लाइड कर सकते हैं, मतलब इसमें फ्रिक्शनलेस है, ये स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल डिफ्लेक्शन विल डिसअपीयर। सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो यहाँ पे होगा, ये जो दिख रहा है आपको, जब डब्लू लोड लगता है नीचे से तो ये हो जाता है सीधा, और ये सीधा होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाता है डिसअपीयर। तो जब स्प्रिंग लोडेड रहता है नीचे से, ये स्प्रिंग वैसे तो एक्सल पे लगते हैं पहिए के व्हील्स के ऊपर, तो जब व्हील्स पे जब लोड पड़ता है, गाड़ियाँ चलती हैं गड्ढे में जाती हैं, तो व्हील्स पे लोड पड़ता है, तो ये जो है ये सीधे हो जाते हैं, ये सीधे हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। द प्लेट आर अरेंज इन दिस मैनर टू अचीव द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ टू ईच प्लेट। ऐसे कुछ अरेंज ये होते हैं कि सारे के सारे प्लेट पे स्ट्रेंथ जो है इसका सेम होता है, सेम स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। अब 2 टाइप्स के कैरिज स्प्रिंग होते हैं, पहला है सेमी एलिप्टिकल और दूसरा है क्वार्टर एलिप्टिकल टाइप ऑफ स्प्रिंग। इट इज कॉमनली यूज इन रेलवे वैगन्स, कोचेस एंड रोड व्हीकल्स। आपने देखा भी होगा ट्रक और बसेस वगैरह में व्हीकल ऊपर लगे होते हैं एक्सल के ऊपर। इट इज यूज टू ऑब्जर्व शॉक एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल ट्रेवलिंग टू द पैसेंजर। ये इसको कुछ हमारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग मतलब ये वाला है, ये इसको हम कहेंगे सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे आप देखोगे, कंसीडर ए सेमी elliptical leaf spring is pinned at its both end and W is upward load act its center as shown in figure 1.8.37। 8.37 जो फिगर है आपका वहाँ पे, ये जैसे ये जो W लग रहा था, ये W हमारा, ये W यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, उसकी वजह से जो यहाँ रिएक्शन ऊपर से लगेंगे वो होंगे W/2 और W/2, दोनों साइड में जो रिएक्शन होंगे। तो जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे W/2 और W/2 का रिएक्शन। अब देखो इसमें जो है स्पैन ऑफ द स्प्रिंग L है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। विड्थ ऑफ द स्प्रिंग B है, इसका विड्थ। थिकनेस होगी इसकी कुछ स्प्रिंग की T होगी स्मॉल। नंबर ऑफ प्लेट, जितने प्लेट लगे हैं N, और स्ट्रेस होगा सिग्मा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस।
अब एक तरह से आप ये सोच लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में डब्ल्यू लोड लगा है नीचे से और ऊपर से दो रिएक्शन काम कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। तो बेंडिंग मोमेंट, तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा ड्यू टू लोडिंग, ये आपको पता है कि WL/4 होता है। जब सिंपली सपोर्टेड हो, बीच में पॉइंट लोड लगा हो, सेंट्रल पॉइंट लोड, तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप निकाले एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू अगर इस फार्मूले से निकालो, बेंडिंग स्ट्रेस वाले फार्मूले से, तो वहाँ पे क्या होगी, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा वाई वाई। तो एम इज इक्वल टू होगा सिग्मा बाई वाई इंटू आई। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आप देखोगे तो सिग्मा सिग्मा इंटू वाई की वैल्यू T/2, थिकनेस जो भी स्प्रिंग की हो वो उसकी होगी, इसके लेयर्स की उसकी आधा, और आई होता है BD³/12। तो BT³/12 क्योंकि डेप्थ नहीं है इसमें, थिकनेस है, थोड़ी सी थिकनेस, BT³/12 ये हो गया M। अब ये M बराबर किसके होना चाहिए, ये M बराबर होना चाहिए WL/4 के। तो यहाँ से अगर हम पहले तो इसको सॉल्व करें तो आपका हो गया M इज इक्वल टू सिग्मा BT²/6। अब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है जितने भी प्लेट्स हैं, एक प्लेट का इतना है, तो टोटल n नंबर ऑफ अगर प्लेट है आपके पास, तो होगा n सिग्मा BT²/6। और ये बराबर कितना होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए WL/4 के, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता है WL/4 होता है। तो WL/4 इज इक्वल टू n सिग्मा BT²/6। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से जो है सिग्मा होता है, यहाँ से जो सिग्मा आपका होगा वो होगा 3/2 WL/n/BT²। ये होगा स्ट्रेस इन लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग का ये स्ट्रेस होता है। अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर डिफ्लेक्शन देखें, जैसे आपने y निकाला था, तो जो डिफ्लेक्शन होगा तो होगा L²/8R। जैसे आपने निकाला था y इज इक्वल टू L²/8R, वहां से भी ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है y इंटू 2R माइनस y इंटू 2R माइनस वाई इज इक्वल टू L/2 इंटू L/2। तो वहां से y इज इक्वल टू आ गया L²/8R। तो y इज नथिंग बट अ डिफ्लेक्शन डेल्टा। तो अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला देखेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के फार्मूला में, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला देखते हैं, तो यहाँ से सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R होता है। तो 1/R इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इंटू ई होगा। तो हम इसको डिफ्लेक्शन में जो है डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू थी उसमें 1/R की वैल्यू हम पुट कर देंगे सिग्मा/वाई इंटू ई। तो जब हमने पुट किया इसमें सिग्मा बाई वाई इंटू ई, तो यहाँ से सिग्मा की डेल्टा की वैल्यू आ गई सिग्मा L²/4 इंटू TE। अब इस डेल्टा की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 6 में जब हम पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में जब हम सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 6 में आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी पुट करके आ जाएगी। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है 3WL³/8 NBT³ इंटू ई। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें जो आपको देखने योग्य हैं, वो है स्ट्रेसेस 3/2 इंटू WL/NBT² एंड डिफ्लेक्शन जो होगा 3/8 WL³/NBT³ इंटू ई। अब हम एक न्यूमेरिकल यहाँ देखते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका है, ए लीफ स्प्रिंग ऑफ 900 mm long is required to carry a midpoint load 12 kN if the central deflection is not to exceed
30 mm, the bending stress is not greater than 210 megapascal. Determine the thickness. T पूछा है, width पूछा है आपसे B, small b, and number of plate N की वैल्यू, small n की वैल्यू. A take width of the plate is 15 times of the thickness. तो मतलब जो है प्लेट ऑफ द जो विड्थ ऑफ द प्लेट होगा B इज इक्वल टू होगा, ये होगा 15 इंटू स्मॉल टी, एंड E की वैल्यू दिया है 200 गीगापास्कल. तो यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको दिया है सबसे पहले एक बार इसको देख लो. तो आपको वैल्यू जो गिवन है वो है L, W 12 किलो न्यूटन, इसको आपने बदल दिया 12 इंटू 10 पे 3 न्यूटन. और जो जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो कह रहा है नॉट टू एक्सीड वो 30 mm है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी आपको पता है. और सिग्मा की वैल्यू कह रहा है कि 210 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस भी दे दिया है. और यंग मॉडुलस की वैल्यू दिया है, और बी की वैल्यू दिया है 15 इंटू टी. तो आपको पता लगाना है टी, बी एंड एन. स्मॉल टी यहाँ होगा, ये कैपिटल टी नहीं होगा, ये स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी, ये वाला टी. थिकनेस ऑफ द प्लेट. तो सबसे पहले सेंट्रल डिफ्लेक्शन का फार्मूला देखते हैं. तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है सिग्मा एल स्क्वायर अपन 40 इन द टर्म ऑफ सिग्मा. तो सिग्मा के टर्म में सिग्मा एल स्क्वायर अपन 40. यहाँ से आपका टी की वैल्यू आ गई 7.09 mm. विड्थ ऑफ द प्लेट है 15 टाइम्स ऑफ टी, तो विड्थ ऑफ द प्लेट आपने पता लगा लिया 15 का मल्टीप्लाई करके. उसके बाद नंबर ऑफ प्लेट निकालने के लिए आप स्ट्रेस का फार्मूला जो यहाँ पे था 3/2 WL अपन NBT स्क्वायर. यहाँ से आपने एन और टी की वैल्यू जब रख दी, एन और बी की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, पी और टी की वैल्यू आपने यहाँ रख दिया. तो यहाँ से एन की वैल्यू 14.43 हो गया, और नंबर्स डेसिमल में आएंगे नहीं, तो इसलिए इसको अप्रॉक्स हमने ले लिया 15 नंबर्स. तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया. अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है आपका 8.39. A leaf spring is made up of plate 50 mm wide and 8